तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज सुमित मेहता और फिर से एक नई स्टोरी लेकर के मैं आया हूँ। स्टोरी का नाम बड़ा ही स्पेशल है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी में दो किरदार है, एक का नाम राघव है और एक का नाम वेद है। दोनों ही सगे भाई है। एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी दोनों के जो व्यवहार और चाल चलन है उनमें जमीन आसमान का फर्क था। वेद जहाँ पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहता था, वहीं राघव को तो जैसे किताबों से नफरत सी थी। वेद न सिर्फ अपने माता पिता की बल्कि पूरे मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों का क्या करता था, वो आदर सम्मान करता था। लेकिन राघव कभी भी ऐसा नहीं करता था। आदर देना तो दूर, वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। मतलब उसने कभी ऐसी चीजें सीखी ही नहीं हो। वो दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करता था। जब देखो बस अपनी तीखी जबान का प्रदर्शन कर अपने पर गर्व महसूस करता था। ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि आज हमने किसी से आर्ग्यूमेंट कर लिया अपने से बड़े से, तो हम महान हो गए हैं, है ना। घमंडी कौवे की तरह। बचपन से जवानी में कदम रखते ही राघव को इस छोटे से अपने शहर में, जो छोटा सा उसका शहर था, उसमें उसका दम घुटने से लगा था। उस पर एक मध्यम परिवार में पैदा होने का दुख उसे हमेशा सताता रहता था। जब भी राघव किसी चीज की फरमाइश करता, तो सीमित आमदनी का बहाना बनाकर उसके माता पिता उसको मना कर देते हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने घर में आती पगार के हिसाब से ही महीने भर का खर्च उठाना होता था। लेकिन राघव तो जैसे इन सब बातों से बेखबर, बस अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा अपने माता पिता पर चिल्लाता रहता था। और जब उसके माता पिता उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे, तो उन पर ही दोष मढ़ता रहता था। माता पिता ने बहुत बार राघव को समझाया कि वह अपने आचरण में सुधार लाए, नहीं तो आगे चलकर उसको बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। लेकिन राघव कहाँ किसी की बात को सुनने वाला था। दोस्तों, यारों और सिनेमा के माध्यम से बड़े शहरों की चमक दमक उसे हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। सिनेमा में दिखाए गए बड़े बड़े शहर के जो लोग थे, अच्छे अच्छे कपड़ों में रहते थे, बहुमंजिला इमारतों में रहते थे, मीटिंग करते थे, पार्टी करते थे, और जो 5 स्टार होटलों में खाना पीना, गाड़ियों में, नई नई गाड़ियों में घूमना, राघव को ये बहुत पसंद आता था। और इन्हीं सबको देख करके उसने भी अपने मन में एक सपना बना लिया था कि वो भी इस तड़क भड़क की जिंदगी को अपनाएगा और किसी बड़े शहर में जाएगा और वहां पर अपनी जिंदगी को मजे से बिताएगा। दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, ठीक है ना। अब वो क्या करता था, उसको जो जेब खर्च मिलता था, पॉकेट मनी, उसके पैसों को कुछ बचा बचा करके, इकट्ठा करके, वो बस यही सोचता था कि मैं कब इस छोटे शहर से निकलूं और कब उस बड़े शहर में जाऊं और आराम की जिंदगी, रहन सहन जो है, लग्जरियस लाइफ को जीऊं। बस वो दिन आ गया था। उसने एक चिट्ठी लिखी अपने परिवार वालों को, माता पिता को, कि मैं एक बड़े शहर जा रहा हूँ, बस इतना सा लिखा और चिट्ठी रखी और वो निकल पड़ा मुंबई के लिए। अपने माता पिता को उस चिट्ठी में ये नहीं बताया कि मैं मुंबई के लिए जा रहा हूँ। इधर जब चिट्ठी पढ़ी उसके घर वालों ने, तो वो परेशान हो गए। सॉरी। इधर उधर पूछने पे पता पड़ा कि वो तो स्टेशन की तरफ जाता हुआ देखा गया था, बस, और कोई खबर किसी के पास नहीं थी। उधर तेजी से भागती रेलगाड़ी में बैठा राघव इन सब बातों से अनजान अपने सपनों की दुनिया में खोया था। जैसे ही मुंबई पहुंचा, सबसे पहले नए कपड़े खरीदेगा, उसने ये सोचा। आलीशान होटलों में खाना खाएगा, समुंदर के किनारे ठंडी हवा में आनंद लेगा, और यही सब ताना बाना, यही सब सुनहरे पल, यही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को वो देखता हुआ, जैसे ही कोई स्टेशन आता तो फौरन ही अपने सह यात्रियों से पूछने लगता, मुंबई आ गया क्या?
रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे सब यात्री अब तक जान चुके थे कि राघव पहली बार मुंबई जा रहा था। आखिरकार वो समय आ ही गया जब जो ट्रेन थी वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर रुकी। तो लोगों की जब उसने भीड़ देखी तो वो चौंक सा गया कि इतने लोग तो शायद इसलिए भी चौंक गया क्योंकि उसने पहली बार इतने लोग देखे थे। इतना बड़ा जो शहर था उसने वो देखा था। उसका जो बैग था उसको अपने कंधे पर लटका कर वो धीमी गति से रेलवे स्टेशन के बाहर निकला। कभी इस सड़क तो कभी उस सड़क पर निकल जाता। ऐसा लगता था कि मानो आज ही सारा मुंबई वो घूम लेगा। कुछ देर ही बाद उसको क्या लगने लग गई, भूख लगने लग गई। एक छोटे से होटल में जाकर के उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद उसके पास सिर्फ 1200 रुपए ही बचे थे। इतने बड़े शहर में इतने पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। यह सोचते ही उसने सोचा क्यों ना पहले रहने का इंतजाम किया जाए, उसके बाद नौकरी की तलाश की जाए। होटल वाले से रहने की जगह का पूछा तो उसने जो बताया वह सुनकर तो राघव के होश उड़ गए। मायूस सा होकर होटल वाले से कोई भी नौकरी दिलवाने को कहा। शायद होटल वाले को उस पर दया आ गई होगी। उसने कहा कि यहीं पर काम कर लो। काम क्या था? किचन में हाथ बटाना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना और भी बहुत सारे काम। और पगार जो थी उसकी जो सैलरी उसको जो पे करने वाला था जो होटल वाला वो था 3500 रुपये महीना। मगर साथ में खाने पीने और रहने की जगह भी मिल जाती। यह सोचकर उसने ये सोचा कि ठीक है कि अभी तो मैं इस काम को कर लेता हूँ, साथ साथ कोई बड़ी नौकरी भी मैं क्या करता रहूँगा, ढूंढता रहूँगा। सुबह 5 बजे उठता, साफ सफाई करता, सारा दिन किचन में सब्जियां काटता, बर्तन मांजता, रात को 12 बजे के करीब खाना खाकर सो जाता। फिर वही दिनचर्या, फिर वही डेली रूटीन, 5 बजे उठना और फिर यही सारा काम कितने दिनों तक चलता रहा? 15 दिनों तक चलता रहा। अब तक उसने न तो अपनी सपनों की नगरी मुंबई के दर्शन किए थे और न ही समुद्र की लहरों को निहारने का उसको मौका मिला था। थोड़ा सा भी खाली समय मिलता तो होटल के बाहर आ खड़ा होता और बहुमंजिला इमारतें और आलीशान कारों को दर्शन कर लेता उनके। एक दिन छुट्टी लेकर वह सारा दिन दफ्तर और दुकानों के चक्कर लगाता रहा कि कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर कुछ दिन बाद यही किया तो बात समझ में आई कि नौकरी एक होती है तो पाने वाले 10 पहले ही खड़े हो जाते हैं। नौकरी उसे ही मिलती है जिसका कोई जानने वाला हो, लेकिन उसे तो कोई भी इस शहर में नहीं जानता था। दिन भर घूमने के बाद रात वापस होटल पहुंचता और सोने चला जाता। बिस्तर पर लेटा ही था कि दिमाग में तरह तरह के विचार आने लग गए। ठीक है, क्या मैं इस होटल में काम करने के लिए अपने माता पिता को छोड़ के भागा था? बड़े शहर में आने का क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी कारों को खरीदने और आलीशान घर में रहने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे इस बड़े शहर में बड़ी नौकरी कौन देगा? मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं। यह सब सोचते सोचते उसको क्या आ जाती? नींद आ जाती। फिर वही सुबह 5 बजे उठना, साफ सफाई करना, रात भर मन में चल रहे विचारों के बारे में सोचते रहना और आखिर सुबह 9 बजे वह होटल मालिक के पास पहुंच गया और नौकरी छोड़ने की उसने उसको बात कह दी। जो होटल का मालिक था वो बहुत ही दयावान आदमी था। उसने राघव को समझाया कि इन बड़े बड़े महानगरों की चमक दमक से प्रभावित होकर न जाने कितने युवक युवतियां रोज मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे बिछी धूल को नहीं देख पाते, उस संघर्ष से अनजान होते हैं जो उन्हें इस नगरी में रहने भर के लिए करना पड़ता है। लाखों में एक आधा ही कुछ बन पाता है, बाकी तो सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, जो उन्हें अपने छोटे शहर में रहते हुए भी मिल जाती है। उस होटल मालिक ने राघव को 2000 रुपए दिए और वादा लिया कि वह अपने घर वापस लौट जाएगा। उनकी कही बातों को सुन के राघव ने उनके पैर छुए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। जब यहाँ अपने सपने लेकर आया था तो मात्र 1200 रुपए उसके पास थे, लेकिन आज जीवन की वास्तविकता का ज्ञान लेकर लौट रहा था तो उसके पास थे 2000 रुपए।
या तो कोई घाटे का सौदा नहीं रहा। वह मुस्कुरा उठा और फिर ट्रेन में चढ़ गया। अपने शहर के स्टेशन पर उतरकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर माता-पिता और भाई से कैसे मिलेगा, बस यही सोचता रहा। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी माँ ने खोला। राघव को देखकर उसकी आंखों से जो है अश्रुधाराएं बहने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। पिता के पैरों में गिड़गिड़ाया राघव और उनसे लिपट गया और उनसे माफी मांगने लगा। मगर माता पिता और भाई को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब राघव ने खुद को वचन दिया कि अब वह इस छोटे से शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और फिर से नौकरी करेगा और यही नौकरी करेगा। सबने यही महसूस किया कि अब राघव बदल चुका है। अपनी पढ़ाई पूरी कर राघव ने नौकरी करना शुरू कर दिया। अब वह लोगों के मिलजुल कर रहता और बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करता। मेरे दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। सबको महानगरों की चमक-दमक सुहावनी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष होता है, जो कहानी होती है, वो किसी को नहीं दिखती। इसीलिए कहते हैं दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।